4000 साल पहले आज के पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन हुआ करती थी जिनके घरों के अंदर टॉयलेट थे और वो टॉयलेट एक कवर्ड ड्रेनेज से जुड़े हुए थे जो अंडरग्राउंड था और पूरे शहर के नीचे बिछा हुआ था। और आज 2026 में भारत के कई बड़े शहर पहली बारिश आते आते डूब जाते हैं, नदी तालाब पोखर बन जाते हैं क्योंकि या तो ड्रेनेज चोक हो जाते हैं या फिर पुअरली प्लान्ड हैं। और आज से 4000 साल पहले के लोग बिना सीमेंट के, बिना कंप्यूटर के, बिना हम जैसी सो कॉल्ड एडवांस सोच के इतनी स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स बना रहे थे कि हड़प्पा की ब्रिक्स और मोहिंजोदारो की ब्रिक्स दोनों में 1000 किलोमीटर से ज्यादा का डिफरेंस होने के बावजूद सेम रेशो में कट की जाती थी। कौन थे ये लोग, कहां से आए थे, इन्होंने क्या क्या किया और क्या क्या बनाया, और सबसे इम्पोर्टेंट ये अचानक से गायब कैसे हो गए। और एक और सवाल जो आजकल सबसे ज्यादा इमोशन और सबसे कम एविडेंस के साथ पूछा जाता है कि क्या ये लोग हमारे पूर्वज थे, क्या ये हिंदू थे और क्या ये लोग संस्कृत बोलते थे और क्या इनकी सील पर शिवजी हुआ करते थे। व्हाट्सएप आपको एक जवाब देगा, आपके स्कूल की किताबें दूसरा जवाब। इसके अलावा एक तीसरा जवाब भी है जो आपको जेनेटिक्स से, लिंग्विस्टिक्स से और आर्कियोलॉजी से मिलता है, जो कि इन दोनों जवाबों से थोड़ा अलग है और आपको अनकंफर्टेबल भी कर सकता है। इस वीडियो में आपको यही तीसरा जवाब मिलेगा, पूरा बिना किसी लाग लपेट के, क्योंकि सच इतना ज्यादा फैसिनेटिंग है कि हमें किसी लाग लपेट की जरूरत ही नहीं है। तो आराम से बैठिए, ये हमारे चैनल का सबसे बड़ा डीप डाइव वीडियो होने वाला है। ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन की कहानी शुरू से लेकर अंत तक। मेरा नाम है डॉक्टर रवि, ये है लॉजिकल आई एम। लेट्स बिगिन। वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं क्लियर कर दूं कि हिस्ट्री मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स में से एक है। बट हिस्ट्री टेक्निकली मेरा उतना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं है जितना साइंस है। तो मैंने भरपूर कोशिश की है सारी रिसर्च को शिद्दत के साथ कंप्लीट करने में, बहुत सारे रिसोर्सेज कलेक्ट किए हैं, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा है, लोगों से बात की है और कोशिश की है कि ये वीडियो मैं 100% फैक्चुअल और 100% सही रखने की कोशिश करूं। बट अगर इसमें कोई गलती हो जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्केल समझते हैं। दुनिया भर में ब्रॉन्ज एज की 3 बड़ी सिविलाइजेशंस मानी जाती हैं, इजिप्ट, मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन। इजिप्ट और मेसोपोटामिया का नाम आपको ऑलमोस्ट हर हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री में मिल जाएगा। पिरामिड्स, फेरो, गिलगमेश सब फेमस हैं। लेकिन इन तीनों सिविलाइजेशंस में सबसे बड़ा हिस्सा किसका था? इजिप्ट का नहीं, मेसोपोटामिया का नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ये सिविलाइजेशन फैली हुई थी आज के पाकिस्तान के काफी बड़े हिस्से में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और अफगानिस्तान तक भी, रफली 12.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। अब तक आर्कियोलॉजिस्ट ने सिविलाइजेशन के 1000 से ज्यादा साइट्स ढूंढ निकाले हैं। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट तो 2000 साइट्स तक गिनाते हैं अगर आप छोटे छोटे सेटलमेंट्स को गिन लो तो ये कोई 1-2 शहर या कस्बे की बात नहीं थी, ये पूरा नेटवर्क था, एक पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम जिसमें शहर, गांव और कस्बे सभी एक तरह के पैटर्न को फॉलो करते हुए दिखते थे। और ये पैटर्न ही इसका सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है, क्योंकि 2 शहर जो एक दूसरे से 1000 किलोमीटर दूर हैं, जब एक जैसी ईंटें, एक जैसे वेट्स, एक जैसा मेजरमेंट सिस्टम यूज कर रहे हैं और एक जैसी टाउन प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई स्टैंडर्ड्स थे, कोई अग्रीमेंट था, कोई शेयर्ड सिस्टम था। और ये सब बिना किसी बड़े एम्परर के, एज फार एज वी नो, बिना किसी जायंट पैलेस के और बिना किसी रॉयल टोम के। इसको याद रखिएगा क्योंकि इस पॉइंट पर हम वापस आएंगे, क्योंकि ये आईवीसी की सबसे अजीब और सबसे अंडररेटेड बात है। नाम की बात कर लेते हैं, इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले इंडस रिवर यानी सिंधु नदी के पास पाई गई। इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, हड़प्पा के नाम पर, जो पहली बड़ी एक्सकेवेशन साइट थी जो फाइंड की गई। अब एक ऐसी बात जो बहुत लोगों को नहीं पता है, ये सिविलाइजेशन सिर्फ 100 साल पहले ढूंढी गई। इसके पहले हमें अंदाजा ही नहीं था कि हमारे पैरों के नीचे दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस और शायद सबसे एडवांस सिविलाइजेशंस में से एक रही होगी। और इसकी डिस्कवरी की कहानी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 1829 के आसपास एक अंग्रेज चार्ल्स मेसन पंजाब में घूमते हुए हड़प्पा के पास एक बड़े टूटे हुए टीले के बारे में लिखते हैं। उन्हें लगा कि शायद ये किसी पुराने शहर का खंडर है और उसने इस बात को लिख दिया और बात वहीं पर रह गई। फिर आता है 1850 का दौर, जब अंग्रेज भारत में रेलवे की ट्रैक्स बिछा रहे थे। उन्हें लाहौर से लेकर मुल्तान तक रेलवे लाइन बिछानी थी और रेलवे की पटरियों के नीचे जो बेस चाहिए होता है उसके लिए उन्हें चाहिए थी पक्की ईंटें। अब हड़प्पा के उस टीले में क्या भरा हुआ था? हजारों साल पुरानी परफेक्टली बेक्ड टॉप क्वालिटी की ब्रिक्स। तो कॉन्ट्रैक्टर ने क्या दिमाग लगाया, उसने हड़प्पा की वो एंशिएंट सिटी की ब्रिक्स रेलवे ट्रैक के नीचे बिछा दी। यानी 160 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक के लिए वो इतनी कीमती ईंटें यूज की गई हैं। यानी दुनिया की सबसे पुरानी प्लान्ड सिटीज में से एक, उसका एक बड़ा हिस्सा लिटरली एक रेलवे लाइन के नीचे चला गया।
बिना किसी को पता चले। हमने अपनी सबसे बड़ी हिस्टोरिकल डिस्कवरी को समझने से पहले ही थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी कच्ची मिट्टी ईंटें बचाने के लिए बर्बाद कर दिया। टेक्निकली हमने नहीं किया, अंग्रेजों ने किया, बट स्टिल वो बर्बाद हो गया। 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले हेड थे। हड़प्पा से मिला एक सील पब्लिश करते हैं जिसमें उनको मिला एक अजीब सा साइन और एक बुल की तस्वीर। उनको भी उस समय समझ नहीं आया कि क्या था। उनको लगा ये फॉरेन ओरिजिन का होगा, क्योंकि उनके हिसाब से इंडिया में ऐसी पुरानी सोफिस्टिकेटेड चीज हो ही नहीं सकती। और फिर आता है असली मोड़, 1920 से 1922 का दौर। दयाराम साहनी ने हड़प्पा को प्रॉपर्ली एक्सकेवेट करना शुरू किया। उसी दौरान आर.डी. बनर्जी ने सिंध में एक बुद्धिस्ट स्तूपा के नीचे कुछ और खोदना शुरू किया। एक जगह मिली जिसे आज हम मोहनजोदारो कहते हैं, और दोनों जगह से एक जैसी चीजें निकलने लगी। सेम तरह की सील्स, सेम तरह की ब्रिक्स और सेम तरह की स्क्रिप्ट यानी लिखाई। 1924 में एएसआई के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने ऑफिशियली दुनिया को अनाउंस किया इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में कि इंडिया में एक नई, पहले से अननोन प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन मिली है। और इस अनाउंसमेंट ने दुनिया को एक बहुत बड़ा झटका दिया, क्योंकि उस समय तक अंग्रेज हिस्टोरियन ये मानते थे कि भारत की जो हिस्ट्री है बेसिकली वैदिक पीरियड से शुरू होती है या फिर बाहर से आए हुए इन्वेडर्स से। अचानक मिले इस एविडेंस ने बता दिया कि यहाँ पर वैदिक पीरियड से पहले एक मैसिव अर्बन और बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन हुआ करती थी, जो इजिप्ट और मेसोपोटामिया के बराबर की सभ्यता थी। यानी कि जो कॉलोनियल माइंडसेट ये कह रहा हो, सोच रहा हो कि इंडियंस अपने आप में कुछ बड़ा नहीं कर सकते, उसी कॉलोनियल आर्कियोलॉजी ने अपनी ही सोच को गलत साबित कर दिया ये सिविलाइजेशन को ढूंढकर। हिस्ट्री का भी अपना सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। ये पॉइंट मैं आप चाहूंगा कि आप थोड़ा ओपन माइंड से सुने, क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट बुक और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स दोनों ही थोड़ा आगे निकल जाते हैं। सबसे पहले आता है मेहरगढ़, जो आज के बलूचिस्तान में है, लगभग 7000 BCE, मतलब ऑलमोस्ट 9000 साल पहले, जो था एक नियोलिथिक फार्मिंग विलेज। साउथ एशिया में सबसे पहले फार्मिंग के एविडेंस यहीं मिलते हैं, जहां पर लोग गेहूं और जौ उगा रहे थे, बकरियां पाल रहे थे और मिट्टी के घर बना रहे थे। और एक और डिटेल जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मेहरगढ़ में हमें मिलते हैं एक ऐसे टीथ के अवशेष जिनमें छोटे प्रिसाइज मानो ऐसे छेद हैं जो ड्रिल किए हुए हों। यानी ऑलमोस्ट 9000 साल पहले इन लोगों के पास एक तरह की डेंटिस्ट्री थी। बिना एनेस्थीसिया के समवन वाज ड्रिलिंग टीथ। तो मेहरगढ़ से ही ये कल्चर धीरे धीरे डेवलप होता है। इसके बाद आता है अर्ली हड़प्पन फेज, रफली 3300 से 2600 BCE का दौर। इस दौर में गांव बड़े हो रहे थे, कस्बे बन रहे थे, पॉटरी स्टैंडर्डाइज्ड हो रही थी, ट्रेड नेटवर्क बन रहे थे। फिर आता है मैच्योर हड़प्पन फेज, जो होता है रफली 2600 से 1900 BCE के आसपास। यही है IVC का गोल्डन पीरियड। इसमें आती हैं वो प्लान्ड सिटीज, ड्रेनेज, स्क्रिप्ट यानी लिखाई, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स और मेसोपोटामिया के साथ इंटरनेशनल, अगर उसको इंटरनेशनल कह सकते हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड। जब भी कोई इंडस वैली सिविलाइजेशन का जिक्र करता है तो वो इसी 2600 से 1900 BCE के गोल्डन पीरियड का जिक्र कर रहा होता है। इसके बाद आता है लेट हड़प्पन फेज, तकरीबन 1900 से 1300 BCE। ये है डिक्लाइन और ट्रांसफॉर्मेशन का दौर, जिसमें लोग शहर खाली कर रहे थे और छोटे छोटे गाँव में जा रहे थे। अब आता है वो क्लेम जो आपने सुना होगा कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन तो 8000 साल पुरानी है, जो शायद इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आपको देखने को मिलेगा कि ये 8000 साल पुरानी है, इजिप्ट से भी पुरानी है, दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। इस क्लेम के पीछे एक असली स्टडी है। 2016 में भिराना, जो हरियाणा में एक साइट है, वहां से कुछ सैंपल्स, पॉटरी और चारकोल और एनिमल रिमेन्स मिलते हैं। जब उनको डेट किया गया तो उसकी सबसे पुरानी हैबिटेशन लेयर्स रफली 7500 से 8000 BCE तक चली गई। ये रिसर्च क्रेडिबल है, रियल है। IIT खड़गपुर के फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी और डेक्कन कॉलेज की ज्वाइंट रिसर्च है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि फाइंडिंग्स को गलत तरीके से हम स्ट्रेच कर जाते हैं कई बार। ये स्टडी कहती है कि उस समय पर इंसानी बस्ती हुआ करती थी। ये स्टडी ये नहीं कहती कि उस समय पर सोफिस्टिकेटेड टॉयलेट्स वाले, अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट लिखने वाले, स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स वाले अर्बन शहर हजार किलोमीटर दूर हुआ करते थे। वो मैच्योर सिटी वाला फेस अभी भी 2600 BCE से 1900 BCE के बीच में ही है, वो कभी चेंज नहीं हुआ। इसको एक एनालॉजी से समझते हैं। अगर मान लो आपके घर की नींव 1950 में रख दी गई, लेकिन आपने 3 मंजिल का जो घर है वो बनाया 2000 में, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा जो घर है, मेरी बिल्डिंग है 1950 की बनी हुई है। तो नींव रखी गई थी मेहरगढ़ में, पर बिल्डिंग बनी हड़प्पा और मोहनजोदारो में बहुत बाद में जाकर। तो जब भी आपको कोई कहे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इजिप्ट से पुरानी है, 8000 साल पुरानी है, तो वो हाफ ट्रुथ बेच रहा होता है। अब आता है सबसे मजे वाला हिस्सा कि इन्होंने बनाया क्या क्या। तो जल्दी जल्दी एक एक लाइन में हम देखते हैं कि इनके क्या मेजर कंट्रीब्यूशन रहे। सबसे पहले टाउन प्लानिंग। मोहनजोदारो और हड़प्पा ग्रिड पैटर्न में बसाए गए थे।
सीधी सीधी गलियां जो एक दूसरे को रफली राइट एंगल पर काटती हैं। यानी इन्होंने शहर पहले प्लान किए और फिर सिविलाइजेशन बसाई। जैसे किसी भी प्लान्ड शहर में होता है, जैसे न्यूयॉर्क का एग्जांपल लो, चंडीगढ़ का एग्जांपल लो, तो ये लोग 4000 साल पहले यही कर रहे थे। नेक्स्ट है 2 हिस्से वाला शहर। ज्यादातर बड़े शहर 2 भागों में बटे हुए थे। एक ऊंचा हिस्सा जिसे सिटाडेल कहते थे, जहां पर बड़े पब्लिक बिल्डिंग्स थे, और एक निचला हिस्सा जिसे लोअर टाउन कहते थे, जहां पर आम लोग रहते थे। अधिकतर शहर ऐसे ही बसे हुए थे। नेक्स्ट है ड्रेनेज। ये इनकी सिग्नेचर अचीवमेंट थी। हर घर का अपना वेस्ट वाटर छोटी नालियों से होकर गलियों के नीचे बने बड़े ढके हुए ड्रेन्स में जाता था, और मेंटेनेंस के लिए इनके पास मैन होल्स भी थे। ये था इनका एडवांस सैनिटेशन, जो इतने बड़े स्केल पर था, जो इसके बाद दुनिया में हजारों सालों तक नहीं दिखा। नेक्स्ट आते हैं द ग्रेट बाथ इन मोहेंजोदारो, जो था एक बड़ा वाटर टाइट पब्लिक पूल, रफली 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और तकरीबन 2.5 मीटर गहरा। इसकी ब्रिक्स को वाटरप्रूफ बनाने के लिए बिटुमिन यानी एक तरह के नेचुरल टार के लेयर से लगाया गया था, ताकि पानी लीक ना हो। इसका यूज किस लिए किया जाता था वो हमको कंफर्म्ड तरीके से नहीं पता, बट शायद कोई रिचुअल बेदिंग, कोई सेरेमोनी, कुछ भी, लेकिन इंजीनियरिंग के लेवल पर ये जबरदस्त था। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स। ये वो डिटेल है जो मेरा तो दिमाग घुमा देती है। पूरे सिविलाइजेशन में 1000 किलोमीटर के एरिया में ब्रिक्स एक फिक्स्ड रेशो में बनी हुई थी। लेंथ, विड्थ और हाइट का रेशो था तकरीबन 4:2:1। हर जगह एक जैसी ब्रिक्स। इसका मतलब ये कोई एक शेयर्ड स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे थे, शेयर्ड अथॉरिटी या कोई शेयर्ड अग्रीमेंट जो कि पूरे रीजन को बाइंड कर रहा था। नेक्स्ट है वेट्स और मेजरमेंट्स। इनके पास एक प्रिसाइज वेट सिस्टम था जो छोटे छोटे क्यूब शेप्ड स्टोन वेट्स में था, और ये एक बाइनरी और डेसिमल मिक्स सिस्टम को फॉलो करते थे। सबसे छोटा वेट फिर उससे डबल होता जाता था, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, और फिर बड़े वेट में 16 के मल्टीपल्स। ये वेट ना ही एक्यूरेट होते थे बल्कि पूरे रीजन में कंसिस्टेंट होते थे। इसका मतलब ये लोग एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड और शायद टैक्सेशन सिस्टम को भी फॉलो कर रहे थे। सबसे छोटा वेट था रफली 0.85 ग्राम का, और फिर उसके 16 बेस्ड प्रोग्रेशंस। अब बताता हूँ इनके वाटर कंजर्वेशन का तरीका, जो आपको दिखता है ढोलावीरा गुजरात में, जो कि है एक सूखे कम पानी वाले इलाके में। इन लोगों ने बड़े रिजर्वायर और चैनल बना के बारिश की एक एक बूंद जमा करने का तरीका निकाला। और ढोलावीरा से एक और चीज मिलती है, एक साइन बोर्ड। 10 ऐसे बड़े साइन जो शायद किसी गेटवे के ऊपर लगे हुए थे। ये दुनिया के सबसे पुराने साइन बोर्ड्स में से हो सकता है, होर्डिंग के दादा परदादा। इसके अलावा लोथल गुजरात में एक बड़ा ब्रिक लाइंड बेसिन मिलता है, जिसे ज्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट एक डॉकयार्ड मानते हैं। कुछ स्कॉलर्स इसको इरिगेशन टैंक भी कहते हैं। इसके अलावा कालीबंगा राजस्थान में 2 इम्पोर्टेंट चीजें मिलती हैं। दुनिया का सबसे पुराना जुता हुआ खेत, जिसमें क्रॉस पैटर्न में हलों के निशान थे, और यहाँ पर ऐसी चीजें मिलती हैं जिसे कुछ लोग फायर ऑल्टर्स कहते हैं, यानी अग्नि से जुड़ा हुआ रिचुअल ये लोग करते थे। हम इसको रिलीजन वाले सेगमेंट में फिर से लेकर आएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये था क्या। इसके अलावा मिलते हैं सील्स और क्राफ्ट। इन्होंने हजारों छोटी छोटी स्टीटाइट सील्स बनाई, जिसपे एनिमल्स, जैसे वो फेमसली यूनिकॉर्न जैसा एक सींग वाला जानवर, बुल, एलिफेंट, और इनकी जो स्क्रिप्ट है उसके साइन। इन्होंने कार्नेलियन के लंबे ड्रिल किए हुए बीड्स बनाए। पॉसिबल है। इसके अलावा ब्रॉन्ज कास्टिंग, जिसमें आता है वो फेमस डांसिंग गर्ल का स्टैचू, जिस पर अभी रिसेंटली एनसीईआरटी में कंट्रोवर्सी हुई थी कि उसको ढकने की कोशिश की गई थी फोटोज में। इसके अलावा कॉटन, दुनिया का सबसे पुराना कॉटन कल्टीवेशन का एविडेंस भी हमें यहीं से मिलता है। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड, अपने इलाके में सीमित नहीं थे लोग, इनका ट्रेड मेसोपोटामिया तक जाता है। मेसोपोटामिया रिकॉर्ड्स में एक जगह पर जिक्र आता है मेलुहा का, जो स्कॉलर्स के हिसाब से इंडस रीजन को रेफर करता है। मेलुहा का मतलब होता है इंडस इन सुमेरियन या अकेडियन टेक्स्ट। आईवीसी की बनाई हुई कॉर्नेलियन बीड्स और सील्स मेसोपोटामिया के शहर उर में मिली हैं, यानी 4000 साल पहले इन लोगों का एक इंटरनेशनल सप्लाई चेन था। सोच सकते हैं? तो अब इन सबको एक साथ देखिए। प्लान्ड सिटीज, सैनिटेशन जो कि एडवांस है, स्टैंडर्डाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग, प्रिसाइज वेट, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन की इंजीनियरिंग, इंटरनेशनल ट्रेड, ये एक बहुत ही एडवांस्ड, ऑर्गेनाइज्ड और प्रॉस्परस सोसाइटी थी, जिसमें किसी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए। अब इसका उल्टा करते हैं, जो चीजें हमें नहीं मिली वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी जो मिली। इजिप्ट में हमें क्या मिलता है? जायंट पिरामिड्स, फेरो की टोम, किंग के स्टैचूज, उसकी पावर का डिस्प्ले। मेसोपोटामिया में हमें मिलता है बड़े बड़े टेम्पल्स, किंग्स के वॉर रिकॉर्ड्स कि मैंने ये देश लूटा, मैंने वो देश जीता। इंडस में बेसिकली हमें
ये सब नहीं मिलता। कोई ऐसा बड़ा अनडिस्प्यूटेड पैलेस नहीं मिलता जिसमें कोई राजा रहा करता हो। कोई जायंट टेम्पल कॉम्प्लेक्स नहीं मिलता जिसमें बाकी सारे शहर के लोग आते जाते हों। कोई रॉयल टोम्ब नहीं मिली सोने चांदी से भरी हुई जैसे इजिप्ट में मिलती है। कोई बड़ा आर्मरी या ऑर्गेनाइज्ड वॉरफेयर नहीं मिलता जिससे ये पता चले कि ये लोग फौज लेकर कहीं लड़ने वड़ने जाते थे। तो फिर सवाल उठता है, बहुत बड़ा सवाल, कि इन लोगों को चलाता कौन था? अगर कोई इनका माइटी एम्परर नहीं था तो फिर पूरे रीजन के एक जैसे ब्रिक्स, एक जैसे वेट्स, एक जैसा सिटी प्लानिंग ये कैसे हो रहा था? बहुत सारे स्कॉलर्स सोचते हैं कि शायद इनका कोई मर्चेंट्स या एलिट्स का एक काउंसिल टाइप सिस्टम रहा होगा, या एक स्ट्रॉन्ग शेयर्ड कल्चर जिसमें किसी फोर्स की जरूरत ही ना हो। सच यह है कि हमें ठीक ठीक कुछ भी नहीं पता। इस वजह से शायद एक पॉपुलर इमेज बन गई कि आईवीसी एक पीसफुल सोसाइटी थी। पर ऐसा नहीं कि इनके पास वेपन्स नहीं मिलते। कुछ कुछ वेपन्स के संकेत हमें मिलते हैं, पर कोई ऑर्गेनाइज्ड वॉर या एक वॉरियर किंग क्लास का कोई क्लियर एविडेंस हमें नहीं मिलता। और एक और चीज जो इस पूरी कहानी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है, मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें घोड़ों का जिक्र कहीं नहीं मिलता। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसकी बात हमने पुराने वीडियोस में भी की थी, बट इसके भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ध्यान रखिएगा। अब आती है वो चीज जो इस पूरी सिविलाइजेशन को एक मिस्टीरियस नॉवल बना देती है। इन लोगों के पास एक राइटिंग सिस्टम था। हमें हजारों इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, ज्यादातर सील्स पे, पोट्रीज पे और छोटे पत्थर के टैबलेट्स पर। रफली 4000 इंस्क्राइब्ड ऑब्जेक्ट्स, और अब तक 100 साल बाद भी कोई इसे पढ़ नहीं पाया है। इसका एक शब्द भी नहीं। सोचो कितनी अजीब सी बात है। हम इजिप्शियन लिखाई को पढ़ सकते हैं, हम मेसोपोटामियन जो उनकी लिखाई है उसको पढ़ सकते हैं, हमें उन दोनों का पता चल गया, लेकिन इंडस स्क्रिप्ट टोटली ब्लैंक। इसके कुछ रीजंस हैं। एक तो ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं बहुत ही छोटी छोटी हैं। एवरेज इंस्क्रिप्शन सिर्फ 5 साइन के आसपास लंबी है, जिसमें एक ट्वीट जैसा तो छोड़ दीजिए, एक छोटा एसएमएस भी नहीं आ सकता। इतने कम डेटा में पैटर्न निकालना बहुत मुश्किल है। और कोई रोजेटा स्टोन नहीं है जैसे इजिप्शियन हीरोग्लाइफ्स इसके इसलिए क्रैक हो पाए क्योंकि उनकी रोजेटा स्टोन मिली जिसमें सेम टेक्स्ट 3 स्क्रिप्ट में लिखी हुई थी। ऐसी स्क्रिप्ट जिसे हम जान सकते थे, पढ़ सकते थे। इंडस वैली में ऐसी कोई बाइलिंगुअल ऑब्जेक्ट नहीं मिलती जहां वही टेक्स्ट किसी जानी पहचानी जुबान में लिखी हुई हो। इसके बिना आप बेसिकली किसी बिना चाबी के ताले को खोलने की कोशिश कर रहे होते हो, और ऑब्वियसली हम उनकी जुबान नहीं जानते। तो जब आपको पता ही नहीं है कि कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, तो साइंस को साउंड में मैच करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। साइंस की टोटल संख्या 400 से 500 के बीच में मानी जाती है, कॉमनली साइटेड है ये। और ये नंबर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर सिर्फ रफली 20 से 30 साइन होते तो ये एक अल्फाबेट होता। अगर हजारों होते तो ये पूरे पिक्चर्स होते। 400 के आसपास हैं, मतलब इसका मतलब ये कोई लोगो सिलेबिक सिस्टम है, जैसे क्यूनिफॉर्म है जिसमें कुछ साइन पूरे शब्द हैं, कुछ सिलेबल को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा नहीं कि लोगों ने कोशिश नहीं की। मॉडर्न रिसर्चर्स ने कंप्यूटर और मशीन लर्निंग लगाकर खूब कोशिश करनी चाहिए। जैसे TFIR मुंबई की निशा यादव और उनकी टीम ने दिखाया कि रफली 67 साइंस पूरे स्क्रिप्ट का 80% बनाते हैं। और स्क्रिप्ट में एक क्लियर स्ट्रक्चर है, एक अंडरलाइन लॉजिक है, जैसे एक रियल लैंग्वेज में होता है। पर कुछ स्कॉलर्स दूसरी तरफ ये भी मानते हैं, जैसे स्टीव फार्मर, रिचर्ड स्पोरात और माइकल विट्जल, ये बोलते हैं कि शायद ये स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज को एनकोड करती ही नहीं है। शायद ये बिल्कुल सिंबल्स हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। इसके जवाब में राजेश राव और उनकी टीम ने 2009 में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से आर्ग्यू किया था कि इसका पैटर्न लैंग्वेज जैसा ही है। ये डिबेट अभी भी चल रही है और अभी पूरी नहीं हुई। तो जब तक कोई इसे डिसाइफर नहीं कर लेता, समझ नहीं लेता, पढ़ नहीं लेता, तब तक इसके पीछे बहुत सारे राज छुपे हुए रहेंगे। इनफैक्ट 2025 में तमिलनाडु के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने ये घोषणा की थी कि अगर कोई इस IVC स्क्रिप्ट को डिसाइफर करेगा सेटिस्फैक्टरी एक्सपर्ट के साथ, तो उसे $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। हालांकि ये जो अनाउंसमेंट है वो एक पॉलिटिकल लेयर के साथ आता है। स्टालिन की अनाउंसमेंट एक स्टडी के बाद आई जिसमें K राजन और R शिवनाथन ने दिखाया कि तमिलनाडु की पुरानी पॉटरी से ग्रेफिटी मार्क और इंडस साइंस में ओवरलैप है। रफली 60% मैच है। और ये उसी स्क्रिप्ट का असली ड्रामा है क्योंकि हम इसको अपनी आइडेंटिटी से जोड़कर देखते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि IVC की जो जुबान है वो द्रविडियन थी, मतलब साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के एंसेस्टर। दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया में लोग मानते हैं कि ये संस्कृत का एंसेस्टर थी। अब इसी डिफरेंस पर ये कोर आइडेंटिटी टिकी हुई है, क्योंकि अगर स्क्रिप्ट द्रविडियन टाइप की निकली तो एक तरफ का पक्ष जीत जाता है, और अगर संस्कृत टाइप निकली तो दूसरी तरफ का पक्ष जीत जाता है। सच क्या है ये हमें अभी तक नहीं पता। कुछ और यहाँ पर मैं कंफर्म तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, बट कुछ ये प्रोटो द्रविडियन स्क्रिप्ट से मिलती जुलती है, बट अभी तक कुछ भी कंफर्म्ड नहीं है।
अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा लोगों को आकर्षित करता है, और इस सवाल को हम दो हिस्सों में तोड़ेंगे। पहला सवाल, क्या आईवीसी की कोई चीज बाद के हिंदू कल्चर से मिलती जुलती है? और दूसरा सवाल, क्या आईवीसी के लोग संस्कृत बोलते थे और वैदिक गॉड्स को पूछते थे? पहला सवाल, आईवीसी के लोगों का कोई रिलीजन था या नहीं यह हमें नहीं पता, बट इनके कुछ रिचुअल्स और बिलीफ्स जरूर थे, और हमें कुछ चीजें जरूर ऐसी मिलती हैं जो बाद के इंडियन रिलीजियस ट्रेडिशन से मैच करती हैं, जैसे मदर गॉडेस फिगरीन, जिसमें बहुत सारी टेराकोटा की फीमेल फिगरीन मिलती हैं। कुछ स्कॉलर्स इनको एक फर्टिलिटी या मदर गॉडेस कल्ट से जोड़ते हैं, पर यह भी हो सकता है कि ये खिलौने हों या डेकोरेशन पीसेस हों या फिर कुछ और हो, वी आर नॉट श्योर। नेक्स्ट है पीपल ट्री के मोटिव्स। कई सारी सील्स पर पीपल यानी सेक्रेड फिग का पैटर्न का डिजाइन मिलता है और ये बार बार आता है, और पीपल आप जानते हैं कि आज भी हिंदुइज्म में और बुद्धिज्म में सेक्रेड माना जाता है। ये एक इंटरेस्टिंग कंटिन्यूटी हो सकती है। इसके अलावा मिलता है स्वास्तिक सिंबल, लेकिन ये हमें याद रखना होगा कि स्वास्तिक एक एंशिएंट सिंबल है जो दुनिया भर की कल्चर्स में इंडिपेंडेंटली हमें मिलता है, तो इसका मिलना आईवीसी में कोई खास सरप्राइज नहीं है। नेक्स्ट है बुल का सिग्निफिकेंस। बुल बार बार सील्स पर आता है और बुल का इंडियन कल्चर में बाद में बड़ा रोल रहा। इसके अलावा कालीबंगा के फायर ऑल्टर्स, वो जो मैंने पहले मेंशन किया था कि कुछ स्ट्रक्चर्स को फायर वर्शिप से जोड़ा जाता है, अगर ये सच है तो ये बाद के वैदिक फायर रिचुअल से मैच करता है, लेकिन ये इंटरप्रिटेशन अभी तक कंफर्म नहीं है, डिबेटेड है। ये फायर पिट्स किसी और चीज के लिए भी हो सकता है यूज किए जाते हो, जैसे कुकिंग के लिए या किसी इंडस्ट्रियल यूज के लिए। फिर आता है स्टार एग्जिबिट, जैसे हर व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किया जाता है, पशुपति सील। ये एक छोटी सी सील है जिसमें एक सेंट्रल फिगर बैठे हुए हैं, एक हॉर्न्ड हेडेड के साथ, एक ऐसी पोजीशन में जिसे कुछ लोग योगा का पोस्चर बोल रहे हैं, और उसके आसपास में कुछ पशु हैं जैसे एलिफेंट, टाइगर, बफेलो और राइनो। जॉन मार्शल, जिन्होंने सिविलाइजेशन को अनाउंस किया था, उन्होंने 1920-1930 में इस फिगर को देखा और बोला कि ये तो पशुपति हैं, यानी पशुओं के स्वामी, जो शिव जी का एक नाम है, और उन्होंने बोला कि ये प्रोटो शिव हैं, शिव के पूर्वज, यानी कि सिमिलैरिटी मैच की गई कि योगा पोस्चर, पशुओं के मास्टर, 3 चेहरे, ये सब शिव जी से मैच करता है। और ये इंटरप्रिटेशन इतना ज्यादा कैची था, इतना ज्यादा पॉपुलर था कि इसको आईवीसी के हिंदुइज्म से लिंक करने के लिए सबसे तगड़ा प्रूफ लोग मानते हैं। आज भी ये सील कई व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, इंटरनेट पर घूमती है कि देखो शिवजी 4500 साल पहले की सील पर भी मिलते हैं। अब आपको इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है तो ये डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, बट इस चीज के कंफर्म्ड प्रमाण नहीं है कि ये प्रोटो शिव हैं या शिव हैं या पशुपतिनाथ हैं, क्योंकि इसके सच में हमें कोई क्रेडिबल सबूत नहीं मिलते। ये एक टूटी हुई सील है जिसे एक कॉलोनियल आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी नॉलेज से एक नाम दे दिया और वो नाम चिपक गया। तो ये है जवाब पार्ट 1 का कि कुछ चीजें हैं जो बाद में हिंदू कल्चर से रेजोनेट करती हैं, यस, और कुछ पॉसिबल थ्रेड्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ भी कंफर्म्ड डायरेक्ट ये हिंदुइज्म है वो नहीं मिलता। ये एक धुंधली कंटिन्यूटी है, पूरा लीनिएज नहीं है। अब दूसरा और ज्यादा बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है कि क्या आईवीसी के लोग संस्कृत बोलते थे और क्या ये लोग वैदिक हिंदू थे? और ज्यादा पॉपुलर सवाल है कि क्या संस्कृत और हिंदू गॉड्स आईवीसी से भी पुराने हैं? इसके लिए हमें आर्यन वाला पूरा टॉपिक खोलना पड़ेगा। 2 वर्जन हैं जो आपने सुने होंगे। वर्जन 1 है आर्यन इन्वेजन थ्योरी। ये पुरानी कॉलोनियल एरा की थ्योरी है, जिसका सबसे फेमस चैंपियन थे मॉर्टिमर व्हीलर, जिन्होंने मोहनजोदारो के अपर लेयर्स में कुछ बिखरे हुए स्केलेटन देखे और एक ड्रामेटिक कहानी बना दी। उन्होंने कहा कि बाहर से आए आर्यंस और घोड़ों और बेहतर हथियारों के साथ, और उन्होंने पीसफुल हड़प्पन्स पर मैसेकर कर दिया। ये थ्योरी बेसिकली रिजेक्ट हो चुकी है, क्योंकि जब स्केलेटन्स को ढंग से एग्जामिन किया गया तो पता चला कि वो उस टाइम के मारे गए लोग नहीं थे। ये अलग अलग लेवल से थे, कुछ नॉर्मल बरियल, कुछ बीमारी से मरे हुए। तो एक वायलेंट इन्वेजन जिसने आईवीसी को तबाह कर दिया, ऐसा कुछ एविडेंस हमको नहीं मिलते। दूसरी ज्यादा क्रेडिबल थ्योरी है आर्यन माइग्रेशन, लेकिन उससे समझने से पहले आप ये समझना जरूरी है कि आर्यंस थे कौन, जिसे हम 1 मिनट में जल्दी जल्दी समझते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे के एविडेंस में भी ये बहुत ज्यादा काम आएगा। सोच के देखिए, एक बहुत बड़ा फ्लैट घास का मैदान है जिसमें जंगल नहीं है, पहाड़ नहीं है, बस दूर दूर तक ग्रास लैंड है, जो फैला हुआ था आज के यूक्रेन, सदर्न रशिया और कजाकिस्तान वाले इलाके में। इसको बोला जाता है स्टेप। यहाँ रफली 5000 साल पहले कुछ लोग रहते थे जो किसान नहीं थे, चरवाहे थे, पेस्टोरलिस्ट, जो अपने गाय, भेड़, बकरी के साथ घूमते रहते थे। इनके पास 2 चीजें ऐसी थी जो इन्हें बाकी लोगों से अलग करती थी। एक तो इन्होंने घोड़ा पालना शुरू किया, और इनके पास पहिए वाले चकड़े थे जिनसे आगे चलकर हल्के चैरियट्स बने। मतलब जब पूरी दुनिया पैदल चल रही थी तो ये अपने पूरे झुंड के साथ हजारों किलोमीटर फास्ट
तेजी से कवर कर सकते थे। तो मोबिलिटी थी इनकी सबसे बड़ी ताकत, जिसके बेसिस पर ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गए। और इनकी एक जुबान थी जिसे लिंग्विस्ट प्रोटो इंडो यूरोपियन कहते हैं। इसी से आगे जाकर निकली है संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन और इंग्लिश भी। इसलिए संस्कृत का मात्र और इंग्लिश का मदर सिमिलर साउंड करता है, क्योंकि दोनों की जो अम्मी है, मदर है, वो सेम है। तो जैसा मैं बता रहा था कि ये जो हाईली मोबाइल लोग थे, घोड़े वाले, प्रोटो इंडो यूरोपियन बोलने वाले जो लोग थे, उन्होंने अलग अलग दिशाओं में फैलना शुरू किया। एक ब्रांच चले गए सेंट्रल एशिया से होते हुए रफली 2000 से 1500 BCE के बीच नॉर्थ वेस्ट साउथ एशिया में आ गए। ये वही ब्रांच है जो संस्कृत की एंसेस्टर लैंग्वेज घोड़ा और चैरियट्स अपने साथ में लेकर आए थे। अब जब ये लोग आए थे, ध्यान रखिए, आईवीसी अपने क्लाइमेट की मार से बिखर रही थी, तो इन्होंने किसी फ्लरिशिंग सिविलाइजेशन, फ्लरिशिंग सोसाइटी को कैप्चर नहीं किया। इन्होंने एक ऑलरेडी टूटती हुई सी सोसाइटी के लोगों से आकर ये लोग मिल गए। अब आप पूछ सकते हो कि इसका क्या प्रूफ है, तुम किस बेसिस पर बोल रहे हो? तो इसका प्रूफ सबसे जबरदस्त है जो छुपा है एंशिएंट डीएनए में। 2019 में 2 लैंडमार्क साइंटिफिक पेपर आए, एक सेल जर्नल में, दूसरा साइंस जर्नल में। पहले सेल वाला पेपर, राखीगढ़ी जो आईवीसी की सबसे एंशिएंट साइट्स में से एक है हरियाणा में, वहां से 61 स्केलेटन में से एक सैकड़ों कोशिशों के बाद एंशिएंट डीएनए निकाला गया, एक आईवीसी एरा के औरत के जीनोम। और उस डीएनए ने क्या बताया? 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। पहला, उस औरत का डीएनए 2 चीजों का मिक्स था, एक ईरानियन रिलेटेड एंसेस्ट्री, लेकिन ये ऐसी लीनिएज थी जो ईरानियन फार्मर्स से बहुत बहुत पहले अलग हो चुकी थी, उनके फार्मिंग शुरू होने से पहले। तो इसका मतलब ये नहीं था कि ये लोग रिसेंटली ईरान से आए थे। और दूसरा कंपोनेंट था आसी, यानी कि एंशिएंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन, जो अंडमान आइलैंड के हंटर गैदरर्स से रिलेटेड है, मतलब साउथ एशिया के सबसे पुराने ओरिजिनल लोग। दूसरा पेपर है साइंस वाला, नरसिम्हा अटैल, ये बहुत बड़ा है, इसका सैंपल साइज 523 एंशिएंट इंडिविजुअल्स का डीएनए पूरे सेंट्रल और साउथ एशिया से। और उन्होंने ईरान और तुर्कमेनिस्तान की साइट पर 11 ऐसे लोगों का डीएनए निकाला जिनका जेनेटिक प्रोफाइल राखीगढ़ी वाली जो एंशिएंट औरत है उससे मैच करता है। तो राखीगढ़ी में जो मिला वो कोई फ्लूक नहीं था, वो एक कंसिस्टेंट आईवीसी टाइप जेनेटिक प्रोफाइल था। और इस बड़े स्टडी ने मॉडर्न साउथ एशियंस के लिए पिक्चर क्लियर कर दी और कई लोगों की नींदें उड़ा दी कि साउथ एशियंस बेसिकली 2 मेजर वेव्स का मिक्सचर है। पहली आईवीसी रिलेटेड लोग जो कि ईरानियन रिलेटेड प्लस आसी मिक्स है, और दूसरा उसके बाद आई दूसरी वेव जिसमें स्टेप पेस्टोरलिस्ट, यानी कि जो स्टेप जगह से आए थे, उस मैदान से आए थे, पेस्टोरलिस्ट मतलब चरवाहे, जो कि पोंटिक कैप्सियन स्टेप आज के यूक्रेन रशिया वाले इलाके से आए हैं, रफली 2000 से 1500 BCE के आसपास में सेंट्रल एशिया से होते हुए साउथ एशिया में। और हम बात कर चुके हैं कि ये जो स्टेप लोग हैं वही इंडो यूरोपियन लैंग्वेज लेकर आए, जिनकी एक ब्रांच आगे चलकर संस्कृत बनी। तो उनकी जड़ें स्टेप में हैं, इंडिया में नहीं। अब सब कुछ जोड़कर देखते हैं आपको फिर से समझाने के लिए। आईवीसी का मैच्योर फेज है, सिटीज जो उनकी लिखाई पढ़ाई है सब कुछ 2600 से 1900 BCE के आसपास, और स्टेप माइग्रेशन जो संस्कृत के एंसेस्टर्स लाई वो था 2000 से 1500 BCE के आसपास। और इसी के बाद आ जाता है ऋग्वेद, संस्कृत का सबसे पुराना टेक्स्ट जिसमें इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र जैसे गॉड्स हैं, जिसकी बात डिटेल में हमने अभी एक रिसेंट वीडियो में की थी। अगर आपने नहीं देखा तो वो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। तो जो लोग आर्ग्यू करते हैं कि संस्कृत और वैदिक गॉड्स आईवीसी के मैच्योर फेज से पहले के हैं, हजारों सालों पहले के हैं, तो ये जो एविडेंस है वो उसको बिल्कुल उल्टा कर देता है। यानी कि टेक्सचुअल एविडेंस, लिंग्विस्टिक एविडेंस और जेनेटिक एविडेंस सब मिलकर एक ही बात बोल रहे हैं कि आईवीसी पहले थी और संस्कृत और वैदिक गॉड्स बाद में। इसके अलावा 2 और छोटी छोटी चीजें हैं जो इसको और ज्यादा कंफर्म करती हैं। सबसे पहला है घोड़ा, जो मैंने कहा था कि आईवीसी, मैच्योर आईवीसी में घोड़े के कोई क्रेडिबल सबूत नहीं मिलते। अब इससे क्या पता चलता है? अगेन जिसके बारे में हमने पुराने वीडियो में बात की थी, ऋग्वेद में घोड़े और घोड़े से खींचने वाले स्पोक्ड व्हील चैरियट के काफी सारे किस्से मिलते हैं, यानी कि घोड़ा वैदिक कल्चर का सेंटर पीस है। लेकिन डोमेस्टिकेटेड हॉर्सेस और स्पोक्ड चैरियट किसकी पहचान है? स्टेप कल्चर की पहचान है, जो आए बाहर से। साउथ एशिया में सबसे पहला कंफर्म्ड ट्रू हॉर्स पिराक से मिलता है रफली 1700 BCE। तो अगर आईवीसी ही वैदिक सोसाइटी है तो उसके शहर घोड़े और चैरियट से भरे हुए होते हैं, जो कि नहीं है। और सिनौली की बात ऑलरेडी हम अपने पुराने वीडियोस में कर चुके हैं कि सिनौली में जो कि चैरियट्स मिले हैं वो सॉलिड व्हील्स वाले हैं। स्पोक्ड व्हील वाले हल्के चैरियट्स जो युद्ध में होते थे वो नहीं हैं, और सॉलिड व्हील वाले जो चैरियट हैं वो घोड़ा गाड़ी में यूज नहीं होते, वो बुल कार्ट्स में यूज होते हैं, जो बैलगाड़ी होती है उसमें यूज होते हैं। और बैलगाड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन का बहुत प्रमुख निशान है।
इसके अलावा एक और आउटसाइड एविडेंस की बात हम पुराने वीडियोस में कर चुके हैं, तो आप जरूर देख लीजिएगा, जो है मितानी एविडेंस, जो आज के सीरिया में रफली 1380 BCE के आसपास एक किंगडम था मितानी। उनकी एक ट्रीटी और एक हॉर्स ट्रेनिंग मैनुअल मिला है जिसमें वैदिक गॉड्स के नाम आते हैं इंद्र, वरुण, मित्र और नसत्या। तो इस सेक्शन का साफ साफ जवाब है कि IVC के लोग अपने मैच्योर फेज में वैदिक संस्कृत बोलने वाले, घोड़े पूजने वाले, इंद्र अग्नि के वर्शिपर्स नहीं थे। वो लोग एक अलग पुरानी इंडिजिनस पॉपुलेशन थे जिनके जीन्स में स्टेप वाली चीज है ही नहीं। संस्कृत और वैदिक रिलीजन जो आगे चलकर हिंदुइज्म की फाउंडेशन बना, वो IVC के डिक्लाइन के आसपास और उसके बाद की चीज है। इसके अलावा सिंधु रिवर का भी हम डिटेल में जिक्र कर चुके हैं अपने पुराने दोनों वीडियोस में, तो यहाँ पर मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की कि ये लोग गायब कैसे हुए। सबसे पहले मैं ये मिथ तोड़ना चाहूंगा। ये सिविलाइजेशन अचानक एक रात में किसी धमाके से या किसी इन्वेजन से खत्म नहीं हुई। ये एक स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस था जो रफली 1900 BCE से शुरू होकर 200-300 साल में फैला हुआ है। और इसका असली विलन कोई आदमी या कोई ग्रुप नहीं है, इसका असली विलन था क्लाइमेट। रफली 2200 BCE के आसपास एक ग्लोबल क्लाइमेट इवेंट हुआ जिसे कहा जाता है 4.2 किलो ईयर इवेंट, जिसने इजिप्ट, मेसोपोटामिया और इंडिया तीनों जगह पर मेगा ड्रॉट्स किए। साउथ एशिया में इस इवेंट की वजह से जो गर्मी वाला मानसून बहुत कमजोर हो गया, यानी बारिशें हुई नहीं। अब आप सोच के देखिए कि एक सिविलाइजेशन जो अपनी फार्मिंग बारिश के बेसिस पर कर रही थी, जिसके बड़े बड़े शहर हजारों लोगों को फीड कर रहे थे, उस पर मानसून के फेल होने से क्या असर पड़ेगा। सरप्लस अनाज खत्म, पानी का सिस्टम खत्म, सब कुछ, मतलब खाने पीने की कोई चीज रहेगी नहीं। और जब खाना खत्म तो फिर लोग बड़े शहरों से छोटी छोटी जगहों पर जाने लगे, ज्यादातर पूरब की तरफ जहां मानसून अभी भी बेटर था, यानी कि गंगा यमुना के किनारे की तरफ। और ये मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ, इसके फिजिकल साइंस भी हमको मिलते हैं। मोहनजोदारो की लेट लेयर्स में वो साफ प्लांट शहर बिखर रहे थे, वो फेमस ड्रेनेज सिस्टम क्लॉग हो रहे थे, मेसोपोटामिया के साथ जो ट्रेड है वो टूटने लगा था। तो ये लोग वैनिश नहीं हुए, ये लोग बिखर गए, यानी कि ट्रांसफॉर्म हो गए। सिटीज चली गई, लेकिन उनके जीन्स, उनके ट्रेडिशंस, उनकी प्रैक्टिसेस सब आगे के कल्चर्स में ट्रांसफर हो गए। तो अब आते हैं उस सवाल पर जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा होगा, क्या IVC के लोग हम थे, यानी हमारे पूर्वज थे? जेनेटिकली हाँ, काफी हद तक। आज के ज्यादातर साउथ एशियंस के अंदर IVC रिलेटेड एंसेस्ट्री मिलती है, उस ईरानियन रिलेटेड प्लस आसी मिक्स के तौर पर। उस हिसाब से IVC के लोग लिटरली हमारे एंसेस्टर ही हैं, पर कल्चरली वी आर नॉट वेरी श्योर, हम नहीं जानते, क्योंकि हम उनकी स्क्रिप्ट पढ़ ही नहीं सकते। हम ये नहीं जानते कि वो लोग किसकी पूजा करते थे, उनके सच में रिचुअल क्या हुआ करते थे, वो कौन सी भाषा बोला करते थे, ये सब हम नहीं जानते। तो जैसा मैंने कहा कि कुछ कल्चरल थ्रेड्स हैं जो IVC से हिंदुइज्म में ट्रांसफर होते हैं, बट उसके अलावा क्या क्या वहां पर होता था हमें सच में कुछ नहीं पता। और जैसा हमने कहा कि वो वैदिक संस्कृत बोलने वाले हिंदू नहीं थे, ये हमें पता है। और जो हिंदुइज्म की फाउंडेशन है, वेद, संस्कृत, वैदिक गॉड्स जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, वो IVC की देन नहीं है, वो IVC के बाद में बने हैं। अगेन डिटेल वीडियो आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो IVC को एक वैदिक हिंदू सिविलाइजेशन कहना एक गलती होगा, और यही बात मेरे हिसाब से IVC को और ज्यादा मिस्टीरियस और रिस्पेक्ट वर्दी बनाती है कि बहुत सारी चीजों में हमसे एडवांस्ड लगते हैं अपने समय के हिसाब से, क्योंकि इतनी लिमिटेड टेक्नोलॉजी के साथ, इतनी लिमिटेड मशीनरी के साथ इन्होंने वो सब अचीव किया जिसको अचीव करने में आज हमारे पसीने छूट जाते हैं। बेसिकली बॉटम लाइन ये है कि हमें IVC को एक आर्ग्यूमेंट जीतने के टूल की तरह नहीं, हमें एक सिविलाइजेशन की तरह देखना चाहिए। क्योंकि आप जब किसी चीज को सिर्फ इसलिए प्यार करते हो क्योंकि वो आपके नैरेटिव को प्रूव करती है, तो असलियत में आप उस चीज को प्यार नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपने नैरेटिव को प्यार कर रहे हो। और ये लोग हमसे बेहतर प्लम्बर थे और ये बेटर डिजर्व करते हैं। मेरा नाम है रवि, यह है लॉजिकल आयाम। अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। हम महाभारत और रामायण के जो प्रूफ है उसकी बात कर चुके हैं, वेदों के रियल टाइमलाइन की बात कर चुके हैं, और यह है तीसरा वीडियो इंडस वैली सिविलाइजेशन पर। इस तरह के और वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूंगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए एंड बी लॉजिकल।